हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे फंक्शन ग्रुप्स में 4 फंक्शन ग्रुप्स जो हैं वो बचे हैं, जिसके साथ हमारा ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर का जो फंक्शन ग्रुप्स का है, कि उनके साथ कैसे यूपिक नेम बनाने हैं, ये वाला प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलीफंक्शन ग्रुप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में मैं जो मेरे 4 फंक्शन ग्रुप्स बचे हैं, उसमें से सबसे पहला है एसिड एंड हाइड्राइड्स। नोट्स तो बने हुए हैं, मैं वो भी आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन आई वांटेड कि आप ये ऐसे मैं लिख के दिखाऊँगा ना आपको, तो ज़्यादा बेटर समझ लगेगा। तो ये है एसिड एंड हाइड्राइड। तो इसका जो जनरल फ़ॉर्मूला है ना एसिड एंड हाइड्राइड का, वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड आर डैश। ये आर और आर डैश जो हैं, ये होते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप। तो इसको ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिखना आपने, आप इसको जनरल फार्मूले को सिंप्लीफाइड करके आर सी ओ सी ओ आर डैश भी लिख सकते हैं। तो एसिड एंड हाइड्रेट जो है ना, ये एक अकेला ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसमें 1 2 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अगर 3 ऑक्सीजन आपको नज़र आ जाएं और 2 अल्काइल ग्रुप्स नज़र आ जाएं, जो कि सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आपने समझ लेना कि ये एसिड एंड हाइड्रेट्स हैं। अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि इनका नाम एसिड एंड हाइड्रेट क्यों रखा? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। जैसे ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है? और ये हमारे पास एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड में हीट कर दिया, ठीक है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आर अल्काइल ग्रुप है, ये आर डैश भी अल्काइल ग्रुप है। जब हम इसको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड से हीट करते हैं ना, तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है। वाटर एलिमिनेट हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। तो मेरे पास आ गया आर सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है? तो साथ में वाटर मिला, यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जब ज्वाइन करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमें एसिड एनहाइड्राइड मिल जाता है। तो इसका नाम एसिड एनहाइड्राइड इसलिए रखा गया है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर का लॉस हुआ है, तो एनहाइड्राइड हो गया। और एसिड इसलिए लिखा है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से बना है, तो ये एसिड एनहाइड्राइड होता है। इसलिए मैंने वाइट शीट पहले यूज़ की कि आपको समझ लग जाए कि एसिड एनहाइड्राइड जो है वो क्या होता है। तो सपोज़ कीजिए कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है? तो ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो आप इनको हीट करते हो, तो वाटर निकल जाता है बाहर। वाटर निकल गया, तो आप देखिए कि इसमें CH3 कॉमन है, फिर CO कॉमन है, तो इसको ट्वाइस कर देते हैं, ये 2 बार है, CH3CO और ये O जो है वो ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं। अब इसका नाम, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है क्या? इथेनोइक एसिड। 2 मॉलिक्यूल इथेनोइक एसिड के, तो उसको हीट करने से वाटर हमने निकाल दिया। तो इथेनोइक एसिड में से वाटर निकाला हमने, तो इसका यूपिक नेम जो है वो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। यानी अब आपने इनके नॉम, ये तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। तो जब आपको इसका यूपिक नेम लिखना होगा, तो आपने देखना है कि ब्रैकेट के अंदर कितने कार्बन हैं, 2 हैं, तो आपने इथेनोइक लिख देना है, और ब्रैकेट के बाहर एक ऑक्सीजन है, एनहाइड्राइड लिख देना है। तो ये इथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। तो इसका जो कॉमन नेम है, इथेनोइक एसिड को कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है,
तो कॉमन नेम इसका एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है। अब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि अगर दोनों ये सेम ना हो, मतलब कि जैसे एक इथेनोइक एसिड है ना? हमें तो आपको वैसे ही कराना ना जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे कराते हैं। तो ये मेरे पास मिथेनोइक एसिड है। ठीक है। तो मैंने इसको हीट कर दिया, तो वाटर जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। अब ये एक जैसे नहीं है तो इनको ब्रैकेट में नहीं डाल सकते, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, CH3CO। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? COO। ठीक है। फिर क्या है? H है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, COO पहले लिख दीजिए, फिर C, इधर से शुरू कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, H, COO, HCOO, फिर CO, CO, फिर CH3। अच्छा, अब इसमें ये जो है ऊपर वाला कंपाउंड, इसमें दोनों मॉलिक्यूल इथेनोइक एसिड थे, तो उसमें से वाटर को रिमूव किया था, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड बना था। इसमें एक इथेनोइक एसिड है, एक मीथेनोइक एसिड है। तो इसका जो नाम लिखना है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और इसको ऐसे ब्रैकेट में नहीं डाल सकते। तो इसको लिखेंगे इथेनोइक, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, तो ये इथेनोइक हो गया। फिर ये मिथेनोइक एसिड भी लिया था हमने, फिर हम ये भी लिखेंगे, मिथेनोइक भी लिखेंगे। ये ऊपर वाले कंपाउंड में तो दोनों ही इथेनोइक एसिड से बने थे, तो इसलिए इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एक ही बार लिख दिया। लेकिन इसमें एक इथेनोइक एसिड है और एक मिथेनोइक एसिड है, तो हम इसको बोल देंगे इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। अब मैं आपको इसका चार्ट पढ़ा देता हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड कि एसिड एंड हाइड्राइड एक ऐसा कंपाउंड था एस्टर्स के अलावा और अमाइंस के अलावा जो इस तरह से आपको मतलब कि सारी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखानी चाहिए थी। उसके बाद ही हमें आपको ये चार्ट जो है देना चाहिए, क्योंकि हमें कोई फॉर्मेलिटी तो करनी नहीं है कि पढ़ाना है, सिलेबस ख़त्म करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। Rather, I would suggest you, if conditions become conducive in the coming days, once you finish your syllabus, you can come for offline revision. आप ऑफलाइन रिवीजन के लिए आ सकते हैं +1 स्टैंडर्ड की, क्योंकि ऑर्गेनिक हमारा लास्ट पोर्शन ही है जो वो चल रहा है सिलेबस में। ठीक। अच्छा, अब मैं आपको इसके चार्ट पे ले चलता हूँ। तो 10th नंबर का सेकेंडरी सफिक्स एस्टिक एसिड एनहाइड्राइड है। जनरल फार्मूला मैंने बता दिया। आर और आर डैश जो हैं अल्काइल ग्रुप हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और आर और आर डैश में से एक अल्काइल ग्रुप जो है वो एच भी हो सकता है फर्स्ट मेंबर के लिए। और इसके पीछे जो साउंड आई थी वो क्या आई थी? ओइक एनहाइड्राइड, जैसे हमने बोला था इथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा चलिए, अब ये फार्मूला है। ब्रैकेट के अंदर कितने कार्बन है? 2। हम लिखेंगे इथेनोइक। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 1 3। 3 जब ऑक्सीजन हो तो हम क्या लिखते हैं? एनहाइड्राइड। और ये एनहाइड्राइड क्यों आया? मैंने आपको बताया ही है कि 2 इथेनोइक एसिड को हीट करके वाटर को एलिमिनेट करके इथेनोइक एनहाइड्राइड आया है। और इसका कॉमन नेम जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट में कितने कार्बन है? 1 2 3, तो ये प्रोपेनोइक हो गया। और ऑक्सीजन बाहर भी है, 3 ऑक्सीजन टोटल है, एनहाइड्राइड हो गया। तो कॉमन नेम प्रोपायनिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन मतलब मिथेनोइक एनहाइड्राइड। और मिथेनोइक एसिड का नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो चूंकि ये मिथेनोइक एसिड से बने हैं तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड लिखा है, तो फिर इसका कॉमन नेम जो है वो क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एनहाइड्राइड हो जाएगा।
ये वाला कंपाउंड मैंने अभी आपको बताया, इसमें ऑक्सीजन तो 3 है, तो एनहाइड्राइड तो आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें एक तरफ 2 कार्बन है, ये इथेनोइक एसिड से आया, एक तरफ 1 कार्बन है, ये मिथेनोइक एसिड से आया। तो वी शैल राइट इट व्हाट? इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। इथेनोइक को कॉमन लैंग्वेज में क्या, कॉमन नेम में क्या कहते हैं? एसिटिक। मिथेनोइक एसिड को, क्योंकि बना तो इथेनोइक और मिथेनोइक एसिड से है, मिथेनोइक एसिड को कॉमन जो नेम है उसमें क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो चूँकि एसिटिक और फॉर्मिक एसिड में से वाटर को एलिमिनेट किया, तो इसका नाम हो गया एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। आई एम श्योर कि एसिड एनहाइड्राइड का ये काम जो मैंने 12 मिनट में, 11 मिनट में आपको करवाया है, वो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। ठीक है, फाइन। तो अब जो आगे हैं वो बहुत सिंपल हैं, रह गए हैं हमारे पास। ये 11th है, 12th नहीं है, 11th है, नाइट्रो अल्केन्स। नाइट्रो अल्केन्स जो है, इसमें अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रो लगा होता है। आर जो है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, और नाइट्रो का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें एक नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा होता है। ये सफिक्स नहीं होता, ये प्रीफिक्स होता है। नाइट्रो जो है ये प्रीफिक्स होता है। तो ये मैंने शुरू में आपको करवा भी दिया था, तो अचानक दोबारा से आ गया, तो ये रिपीट हो जाएगा आपका, पर ये प्रीफिक्सेस में आता है। हाँ, इसमें क्या है कि इनके यूपिक नेम तो होते हैं, कॉमन नेम जो है वो नहीं होता इनका। ठीक है, तो सिर्फ नाइट्रो लगाना है और देखना है कि कितने कार्बन है। 1 कार्बन है तो मिथेन लिख देना है, 2 कार्बन है तो इथेन लिख देना है। जैसे ये 1 कार्बन है तो उसके साथ नाइट्रो लगा हुआ है, तो नाइट्रो जो है ये सेकेंडरी सिफिक्स नहीं है, ये प्रीफिक्स है। नाइट्रो पहले लिख देंगे, फिर मिथ से मिथेन हो गया, फिर नाइट्रो 2 कार्बन के साथ लगा है तो नाइट्रो इथेन हो गया, फिर नाइट्रो 3 कार्बन के साथ लगा है तो नाइट्रो प्रोपेन हो गया। हाँ, ये है कि इसमें जो नाइट्रो है फर्स्ट कार्बन के साथ लगा है, तो आप इसे 1 नाइट्रो प्रोपेन भी कह सकते हैं। इसमें 3 कार्बन के साथ जो नाइट्रो है वो सेकेंड कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इसको 2 नाइट्रो प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, और अगर नाइट्रो फर्स्ट कार्बन के साथ लगा है और 4 कार्बन की चेन है तो उसे 1 नाइट्रो बुटेन कहते हैं। इनके कोई कॉमन नेम जो है वो नहीं होते। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये वैसे हमने शुरू में प्रीफिक्सेस में कर लिया था, बाय चांस ये मैंने चार्ट में दोबारा लिखा हुआ है इसको, पर ये प्रीफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया ही था कि मतलब ये बहुत ही ईजियर है। उसके बाद हमारे पास 12th नंबर पे जो है नाइट्राइट है। एक्चुअली नाइट्रो को इसलिए लिखा गया कि मैं नाइट्रो और नाइट्राइट का कंपैरिजन करवाना चाहता था। नाइट्रो प्रीफिक्स है और नाइट्राइट जो है वो सेकेंडरी सफिक्स है। नाइट्रो में नाइट्रोजन आर के साथ लगा होता है, और नाइट्राइट में नाइट्रो जो है ऑक्सीजन के थ्रू आर के साथ अटैच होता है। यानी नाइट्रो और नाइट्राइट का फॉर्मूला जो है, दोनों में एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन होते हैं। नाइट्रो में भी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्राइट में भी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन नाइट्रो में एन जो है वो आर के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, और नाइट्राइट में एन नहीं, ऑक्सीजन जो है वो आर के साथ अटैच होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाइट्रो प्रीफिक्स है, और जो नाइट्राइट है वो क्या है, वो सेकेंडरी सफिक्स है। पहले मैं आपको इनका कंपैरिजन करवा दूं एक बार। जी, नाइट्रो, आर एन ओ ओ, नाइट्राइट, आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ। नाइट्रो जो है ये प्रीफिक्स है, नाइट्राइट जो है ये
सेकेंडरी सिफिक्स है। नाइट्रो में ओनली यूपिक नेम्स होते हैं और नाइट्राइट में सरप्राइजिंगली कॉमन नेम्स होते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये दो डिफरेंट कैटेगरीज के कंपाउंड्स लैब में सिंथेसाइज किए जा चुके हैं बड़ी देर से, और दोनों का फॉर्मूला जो कि सेम है, पर एक चीज़ डिफरेंट थी। इसमें नाइट्रोजन आर के साथ अटैच था, इसमें ऑक्सीजन आर के साथ अटैच था। फिर यूपिक कमेटी ने क्या किया कि एक को प्रीफिक्स बना दिया क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और नाइट्राइट को सेकेंडरी सिफिक्स बना दिया। नाइट्रो के सिर्फ यूपिक नेम दे दिए और नाइट्राइट के सिर्फ क्या दे दिए, कॉमन नेम। मतलब नाइट्राइट के अगर कॉमन नेम है तो नाइट्राइट का यूपिक नेम नहीं होगा, नो यूपिक नेम्स। और नाइट्रो के सिर्फ यूपिक नेम है तो नो कॉमन नेम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। गॉट इट बच्चा? तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। अब एक कंपाउंड भी लिख देता हूँ, जैसे ये CH3CH2NO2 है, तो इसका यूपिक नेम होता है तो इसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये प्रीफिक्स हो गया नाइट्रो, और दो कार्बन है तो ये क्या हो गया, इथेन हो गया। ठीक है। अगर हम दो कार्बन का नाइट्राइट लिखना चाहते हैं, चाहे डबल बॉन्ड लगाओ चाहे ना लगाओ, चाहे इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच होगा, तो इसका सिर्फ कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम में इथेन नहीं लिखते, इथाइल लिखते हैं। और ये सेकेंडरी सिफिक्स है, तो सेकेंडरी सिफिक्स को क्या लिखते हैं, नाइट्राइट लिखते हैं। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन नाइट्रो एंड नाइट्राइट ग्रुप। ये डिफरेंस हो गया नाइट्रो एंड नाइट्राइट ग्रुप। गॉट इट बच्चा? अब आपको पता लग गया नाइट्रो और नाइट्राइट दोबारा से क्यों मैंने नाइट्रो मतलब के लेक्चर में लिया है, ताकि आपको क्लैरिटी से पता चल जाए कि नाइट्रो और नाइट्राइट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब मैं आपको चार्ट पढ़ा देता हूँ, वो पढ़ाना बहुत आसान होता है। हाँ जी, ये CH3ONO है। यहाँ पे तो मैंने लिख ही दिया यूपिक नेम वाले कॉलम में, देखो मैंने लिखा नो यूपिक नेम्स, मतलब इसके यूपिक नेम होते ही नहीं है, सिर्फ कॉमन नेम होते हैं। और मैंने नाइट्रो और नाइट्राइट के डिफरेंसेस आपको बड़े अच्छी तरह से बता दिए। एक कार्बन है तो ये नाइट्राइट है, तो वी शैल कॉल इट एज ए मिथाइल नाइट्राइट। दो कार्बन है, वी शैल कॉल इट एज ए इथाइल नाइट्राइट। तीन कार्बन है तो वी शैल कॉल इट एज ए, अब आपको पता है कि कॉमन नेम में 1 2 3 नंबर नहीं लगते, अगर स्ट्रेट चेन है तो आप N प्रोपाइल नाइट्राइट कह देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइट्राइट ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, यानी कि ये ब्रांच सी चेन बन गई। मतलब कार्बन ने तो नहीं अपनी जगह छोड़ी, नाइट्राइट ने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, मतलब फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, पहले कार्बन की बजाय दूसरे पे लग गया। तो मैंने बताया था कि जब फंक्शन ग्रुप अपनी पोजीशन को चेंज करता है, इस तरह के आइसोमर्स को हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। तो ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, बस दोनों में फंक्शन ग्रुप यानी कि नाइट्राइट की पोजीशन का जो है डिफरेंस है, तो इनको हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। तो अगर फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, यानी कि जब स्ट्रेट चेन में नाइट्राइट लगा हुआ है, तो अगर उसको N प्रोपाइल नाइट्राइट बोलेंगे, तो अगर नाइट्राइट अपनी पोजीशन को सेकंड कार्बन पे ले गया तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसको हम आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट बोलेंगे। मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से ये समझ लग गया होगा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू।
क्लियर बच्चा? अब लास्ट फंक्शन ग्रुप में आपको करवाना चाहता हूँ कार्बाइलामीन्स का। ये 13 नंबर है हमारा। इनको आइसोसाइनाइड्स भी कह देते हैं, इनको आइसोसाइनाइड्स भी कह देते हैं, इनको आइसोनाइट्राइल भी कह देते हैं, ठीक है, और इनको कार्बालामीन भी कह देते हैं, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बालामीन्स। इनको कार्बालामीन्स भी कह देते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ना, वो साइनाइड से डिफरेंट नहीं है ज़्यादा, मतलब बिल्कुल सेम है। जैसे नाइट्रो और नाइट्राइट में था, ऐसे ही साइनाइड और आइसोसाइनाइड में होता है। साइनाइड में कार्बन आर के साथ जुड़ा होता है और आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन आर से जुड़ा होता है। तो जैसे मैंने नाइट्रो और नाइट्राइट का कराया, मुझे लगता है कि मुझे ये भी आपको बता देना चाहिए, ताकि आपको इसकी भी क्लैरिटी हो जाए। साइनाइड ये होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है सेकेंडरी सिफिक्स, ठीक है, और इनके होते हैं ओनली यूपिक नेम। ये साइनाइड है। जो दूसरा है वो है आइसोसाइनाइड। इसमें R के साथ N लगा होता है और कार्बन भी लगा होता है, पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, एक डेटिव बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये भी एक सेकेंडरी सिफिक्स है। जैसे अब CN और NC फार्मूले में तो कोई फ़र्क नहीं है, बस अटैचमेंट डिफरेंट है। साइनाइड में कार्बन आर के साथ जुड़ा हुआ है और आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन आर के साथ जुड़ा हुआ है। तो साइनाइड के सिर्फ यूपिक नेम होते हैं, आइसोसाइनाइड के सिर्फ क्या होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं। तो इस तरह से मैंने नाइट्रो और नाइट्राइट का डिफरेंस आपको बताया। अब मैंने आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड का डिफरेंस बताया, क्योंकि यूपिक कमेटी के लिए प्रॉब्लम थी ना कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन एक कार्बन है, मतलब सेम ही है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है दोनों में ऑलमोस्ट। डेटिव बॉन्ड को भी हम कोवलेंट बॉन्ड ही मान लेते हैं। तो फिर अगर यूपिक नेम लेंगे तो दोनों एक जैसे साउंड करेंगे। तो उन्होंने साइनाइड वाले को, सेकेंडरी सिफिक्स को यूपिक नेम सजेस्ट कर दिए और आइसोसाइनाइड वाले को कॉमन नेम सजेस्ट कर दिए। अब आपको अच्छी तरह से पता लग गया कि नाइट्रो और नाइट्राइट में क्या फ़र्क होता है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए, हाँ ये है कि आइसोसाइनाइड को आइसो नाइट्राइल भी कह देते हैं और इसके अलावा इनको कार्बाइलामीन भी कह देते हैं। ये सारा कुछ चार्ट में भी आप देखेंगे, बट आउट ऑफ कर्टेसी लाइक वी टीच इन द क्लास ऑल्सो, आई वांटेड कि आपको ये इस तरह से भी पता जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आइसोनाइट्राइल के नेमिंग के ऊपर। तो इनकी जो नेमिंग है, इसमें जो पहला कंपाउंड है, यूपिक नेम तो इनके होते ही नहीं, मैंने अभी आपको डिफरेंसेस में बताया, यूपिक नेम तो इनके होते ही नहीं है। तो
पहला कंपाउंड जो है उसमें एक कार्बन है और वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बालामिन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इसके 3 नाम हैं, एक आइसोनाइट्राइल के साथ करके, एक कार्बालामिन के साथ करके और एक आइसोसाइनाइड के साथ। मैं तीनों लिख के दूँगा आपको। ये मिथाइल हो गया, इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बोल दो। आइसोसाइनाइड नहीं बोलना तो आइसोनाइट्राइल बोल दो। यू विल कॉल इट एज़ ए मिथाइल आइसोनाइट्राइल और यू कैन कॉल इट एज़ ए मिथाइल कार्बालामिन ऑल्सो। अब 2 कार्बन है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? इथाइल आइसोसाइनाइड, नॉट I mean, you don't want to write isocyanide? No problem. You can write ethyl isonitrile. Okay? You don't want to write isonitrile? No problem. You can write what? Carbalamine. You will write it as a ethyl carbalamine. तो ये थे फंक्शनल ग्रुप्स। आज हमने फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो सारे जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए रिलेटेड होते हैं वो कंप्लीट कर लिए। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। ठीक है, जो डिफरेंसेस वाले चार्ट मैंने अभी बनाए हैं वो आपको मैं इनकी जो है पिक्स सेंड कर दूंगा नोट्स के अंदर ही। तो आपने ये अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि मुझे ना कल के वीडियो में पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कराने हैं। और जो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें मतलब क्लैरिटी तभी बननी शुरू होती है जब आपको ये पीछे से सारा, यानी फंक्शन ग्रुप जो 13 के 13 हैं वो अच्छे से आते हों। और इसीलिए मैंने आपको असाइनमेंट सेंड करी थी, तो वो असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट भी करवानी है। ठीक है बच्चा? सो विद दिस वी कॉल इट अ डे। आप इनको अच्छी तरह से कीजिए, तभी मैं आपको पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कराऊंगा। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स क्या होते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप इकट्ठे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। दैट इज़ ऑल बच्चा, थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, हैव ब्राइट नाइस डे।